हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स के कुछ पार्ट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो पूरी फिजिक्स का एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब को समझने के लिए हमें पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, ताकि हम अपनी 50 to 60% फिजिक्स को कम टाइम के अंदर ही क्लियर कर पाएँ। तो उसी रास्ते पे सबसे पहली हमारी चीज़ है वेक्टर्स। खासकर जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स में देखिएगा बच्चे कि वेक्टर्स के अंदर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। हम ये सीखेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम स्केलर्स की अगर बात करते हैं, स्केलर्स, तो स्केलर्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, एंड नो डायरेक्शन, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं एंड नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होती बच्चे, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइक आप एरिया ले लें, वॉल्यूम ले लें, डिस्टेंस ले लें, ये सब क्या हैं, ऑल दे आर स्केलर्स, ये सभी स्केलर्स हैं। अब हमारे पास आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या है, इसको हम वेक्टर कहते हैं। व्हाट इज यू मीन बाय द वेक्टर्स। और वेक्टर कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें जिसके पास होती हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं जी, उनको हम बोलते हैं जी वेक्टर्स। ये हमारे पास कौन है जी, स्केलर्स। अब देखिए दोनों को हम किस तरीके से अलग अलग ये देखें कि भाई हमारे पास इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम पिक कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास आपने देखा हुआ माइलस्टोन होता है, सड़क के किनारे आपने देखा होगा या साइन बोर्ड आपने देखे होंगे, इस तरीके से कोई माइलस्टोन है। अब इस माइलस्टोन के ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर, कि दिल्ली से जयपुर कितनी दूर है जी, 280 किलोमीटर लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से जयपुर तक का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है, 280 किलोमीटर है। अब हमें ये तो पता चल गया जी 280 किलोमीटर दूर है जयपुर। अब हम कहीं पे फंस गए हैं भाई, कोई इस तरीके से क्रॉसिंग आ गई है जी, ये लोग, और कहीं पे साइन बोर्ड कुछ लगा हुआ नहीं, हम यहाँ पे आ गए, इस सर्कल के ऊपर आ गए, यहाँ पे आके हमारी गाड़ी रुकी है। मान लो हम किधर से जा रहे थे जी, हम इधर से जा रहे थे, यहाँ तक तो हमें पता चला कि भाई ठीक है आगे लिखा हुआ था, लेकिन अब क्रॉसिंग आगे हमें नहीं पता कि ये बिल्कुल सीधा जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है। तो यहाँ इसके लिए क्या होता है जी, दिल्ली टू जयपुर अगर इस तरीके से एक एरो लगा रखा है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ हमें किसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि भाई जयपुर की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा या सीधा जाना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एक एरो आ गया ना, इस एरो ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया है। ये एरो हमें बता रही है कि भाई आपको किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है जयपुर जाने के लिए। इसका मतलब मैं इस एरो को क्या कहना चाहता हूँ अभी, इस एरो का मतलब है कि ये एरो ही एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर।
ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन है जी? एरो है। इस एरो में ये क्या है जी? हेड है, और ये क्या है भाई? ये है टेल। तो हेड जो है वो किसको प्रोवाइड करता है बेटा? वो करता है डायरेक्शन को। हेड जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ है, ये लेंथ क्या प्रोवाइड कर रही है जी? इट प्रोवाइड व्हाट? द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइलस्टोन के ऊपर लगा हुआ एरो ही एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कौन है भाई? मैग्नीट्यूड ये है, ये लेंथ है। एरो कहाँ से स्टार्ट हुई? टेल कहाँ से स्टार्ट हुई? दिल्ली से। और ये हेड कहाँ पे रुकेगा जी? जयपुर के ऊपर। तो दिल्ली से लेके और जयपुर तक का ही एरो खींच रखा है। अब ये तो है नहीं भाई इतना बड़ा माइलस्टोन होगा कि दिल्ली से लेके और जयपुर तक का माइलस्टोन लगा देंगे और उसके ऊपर तीर का निशान देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एरो है ये रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को प्रेजेंट कर रही है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, जिसके ऊपर भी एरो लगा होगा वो क्वांटिटी क्या होगी जी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जिसके ऊपर ये नहीं होगा वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ए लिखा है, एरिया के लिए ए यूज किया, वॉल्यूम के लिए वी यूज किया। अब यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, तो हम डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का जब यूज करेंगे तो यहाँ इनके ऊपर हम एक पार्टिकुलर एक नोटेशन देंगे लाइक दिस। v के ऊपर ये हमने रिप्रेजेंट किया, इट मींस वेलोसिटी, और कैसी क्वांटिटी है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। f के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है, ऐसे कोई नहीं लिखेगा। इट्स कन्वेंशनल साइन के आप इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट में टेल होगी, राइट में हेड होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा, तो आई थिंक स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी स्टडी अबाउट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब हम वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज गिवन हो तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे ये देखिएगा। अभी हम सीखेंगे भाई कि एंगल्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के बीच में कैसे बनते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पहली कंडीशन में देखिए, अगर कोई भी दो वेक्टर आपके पास हैं, इफ यू हैव एनी टू वेक्टर्स लाइक दिस, दो वेक्टर आपके पास अगर ऐसे दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और थीटा इनके बीच का एंगल, तो थीटा कहाँ पे बनाया भाई हमने? थीटा इंटीरियर है, यानी कि जब टेल टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है तो एंगल जो होता है वो कैसा होता है? इंटीरियर होता है। और जब आपके पास यही वाली सिचुएशन देखिए, अगर टेल टेल के साथ है तो एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा जी? इंटीरियर। और अगर आपके पास हेड हेड के साथ कोलाइड कर रहे हैं लाइक दिस, ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, तब भी एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली इंटीरियर होगा। नंबर 3 पे देखिए, अगर हमारे पास एक वेक्टर ऐसे गिवन है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारे को ऐसे दे रखा है, यानी कि एक हेड है और एक टेल है, कोइंसाइड कर रही है, तो हम क्या करेंगे भाई? एंगल कहाँ पे बनेगा? इसको रोटेट करके आगे प्रोड्यूस किया हमने, देन दिस इज द एंगल थीटा, यानी कि एंगल जो बना है यहाँ पे वो हमारा कैसा एंगल बना भाई? वो हमारा इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये इंटीरियर ये वाले हैं, ये हमारा एक्सटीरियर है। इंटीरियर भी आप कह सकते हो, लेकिन इंटीरियर कितना होगा? 180 माइनस थीटा। इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी कहलाएगी यहाँ पे? 180 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिस्क्राइब करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए।
इसके बाद देखिएगा सर इंट्रोडक्टरी है, आज कुछ नहीं करा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम एडिशन सीखेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वेक्टर का, एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे भाई पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स कौन है भाई? कोई भी दो वेक्टर लाइक दिस, इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर है, डजंट मैटर के मैग्नीट्यूड कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, मीन्स इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द पैरेलल वेक्टर्स। सेकंड इज इसका उल्टा एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं भाई? एंटी पैरेलल वेक्टर्स किनको कहेंगे हम? जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो एक दूसरे से, लाइक दिस। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, कम ज्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब थर्ड पे हम जाएंगे जी, तो हमारे पास है जी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, डजंट मैटर कि उनका डायरेक्शन क्या है, दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। मींस इस तरीके से कि एक ए वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वाला वेक्टर है बी वेक्टर। तो इन दोनों की जो लेंथ है, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो एल है, दोनों के लिए लेंथ क्या है, सेम है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद नंबर 4 पे हम देखेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर का मतलब है जी जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जी, अलग अलग हो। ये कैसे वेक्टर है भाई? अनइक्वल वेक्टर्स है। अब इसके बाद देखिए नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे जी यूनिट वेक्टर। जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट इसमें वर्ड यूज हुआ है बच्चे, तो यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट का मतलब होता है वन। यहाँ पे हम वन उसको हम यूनिट कहेंगे। इसका मतलब यूनिट वेक्टर कौन हुआ? एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपको, जो गिवन है, जो डायरेक्शन आपको दे रखी है वो, एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नोन एज व्हाट? द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखिएगा यूनिट वेक्टर के अंदर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके इसको समझेंगे कि जैसे कोई आदमी यहाँ ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक मूव करता है, ये लो जी ए टू बी जाता है, मान लो कितना गया जी 100 मीटर। तो यहाँ पे ये क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस भी है, बोथ आर इक्वल। लेकिन हम क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। अब डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? मान लीजिए x से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर एरो लगेगा इज इक्वल टू 100 मीटर। ये कौन है जी? लेंथ है ए से बी तक की। तो लेंथ क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है जी? ए टू बी, 100 मीटर ए टू बी। ये इसको लिखने का तरीका है भाई कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट था ए से बी तक, वो 100 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है यानी कि लेंथ है, और इसका डायरेक्शन यानी कि आप कहां से काम कर रहे हो जी? ए टू बी। लेकिन अब हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी कि मैं अभी क्या निकालने जा रहा हूँ? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे भाई हम? देखिए हम करने जा रहे हैं जी सोल्व इसको, ठीक है। तो एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? कैप। यूनिट वेक्टर को यानी कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? कैप से। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वाली जो है ना कैप जो पहनते हैं बर्थडे वाले दिन, ये वो कैप हम पहना देंगे। जिसको भी हम ये पहनाएंगे उसी का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मतलब वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो एक्स कैप इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी? एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स। अभी एक चीज और इसमें इंक्लूड करता हूँ, एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स वेक्टर मॉडुलस।
ये जो दो डंडे मैंने खींच के इसको बंद कर दिया है ना, बाउंड्री लगा दी है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कौन है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। मॉडुलस का मतलब जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बेटा एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या बन गया, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बन गया सीधा सीधा कि भाई इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपको दे रखी है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे इस वाले में यूनिट वेक्टर कितना मिला हमें, एक्स कैप इज इक्वल टू हम लिखेंगे जी 100 मीटर ए टू बी। वेक्टर पूरा का पूरा लिखा है, ये वाली क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखी। अब खाली एक्स लिखना मतलब 100 मीटर लिखना है, तो ये कैंसिल हो गया। तो एक्स कैप की वैल्यू कितनी मिली जी आपको, सिर्फ ए टू बी। देन इट प्रोवाइड ओनली द डायरेक्शन एज गिवन, जो पहले से दे रखी थी उसके हिसाब से हमने इसको बता दिया ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई नंबर 6 पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देखिए, यानी कि जो वेक्टर्स किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है भाई आपका। अब ओ से लेके एक्स तक भी एक एरो है, ओ से लेके वाई भी एक एरो है, ओ से लेके जेड भी एक एरो है। इसका मतलब ये हेड है, ये टेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ है, लेंथ किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये कुछ भी हो सकता है, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, कुछ भी मान लीजिए आप। अब मेन जो बात है वो ये है कि यहाँ पे हम अभी जब इसको सोल्व करेंगे तो बार बार हमें, जैसे अभी हमने यूनिट वेक्टर को पढ़ा है, तो इस यूनिट वेक्टर की एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसका क्या यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी ओ से, इस ओरिजिन से लेके एक्स की तरफ जाता है, मान लो वो जाता है 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं भैया, हम लिखते हैं जी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर टुवर्ड्स एक्स। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे जी एक्स वेक्टर जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जी, एक्स आई कैप से। मतलब साफ है कि आई कैप इज इक्वल टू क्या बन गया जी, एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स बन गया। और आई कैप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता रहेगा भी, आई कैप हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, जब अगर हम एक्स को निकाले तो एक्स वेक्टर डिवाइड बाई आई कैप बन रहा है। तो एक्स खाली क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं वेक्टर लिखता हूँ, इसको पूरा एक्स वेक्टर लिख दिया है, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा बेटा 100 मीटर आई कैप। एक तरीका क्या है भाई, एक तरीका ये था कि मैं यहाँ पे लिखता अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है मेरा तो अलोंग एक्स एक्सिस लिखने में। तो आसान तरीका क्या है कि मैं सीधा लिख दूँ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 100 मीटर आई कैप। इस आई कैप का मतलब साफ है कि आदमी किस तरफ गया, इसको मत देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लेगा, और डी मान लेगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन। आई कैप को देखते हमें पता चलेगा कि 100 मीटर किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। सिमिलरली वाई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, द वाई जे कैप। यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा बेटा आपको कि एक्चुअल में जे कैप किसको रिप्रेजेंट करने वाला है भाई, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा भाई। और इधर जेड वेक्टर अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, जेड वेक्टर डिवाइड बाई, सॉरी जेड कैप, मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई, जेड कैप इज इक्वल टू जेड वेक्टर डिवाइड बाई जेड, सॉरी के कैप, सॉरी रियली सॉरी के कैप, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग कौन रिप्रेजेंट करेगा जी डायरेक्शन को, के कैप। तो आपके पास आई जे और के 3 यूनिट वेक्टर हैं जिनका कंटिन्यूसली आपको
हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स के कुछ पार्ट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो पूरी फिजिक्स का एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब को समझने के लिए हमें पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, ताकि हम अपनी 50 to 60% फिजिक्स को कम टाइम के अंदर ही क्लियर कर पाएँ। तो उसी रास्ते पे सबसे पहली हमारी चीज़ है वेक्टर्स। खासकर जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स में देखिएगा बच्चे कि वेक्टर्स के अंदर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। हम ये सीखेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम स्केलर्स की अगर बात करते हैं, स्केलर्स, तो स्केलर्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, एंड नो डायरेक्शन, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती बच्चे, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइक आप एरिया ले लें, वॉल्यूम ले लें, डिस्टेंस ले लें, ये सब क्या हैं, ऑल दे आर स्केलर्स, ये सभी स्केलर्स हैं। अब हमारे पास आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या है, इसको हम वेक्टर कहते हैं। व्हाट इज यू मीन बाय द वेक्टर्स। और वेक्टर कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें जिसके पास होती हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं जी, उनको हम बोलते हैं जी वेक्टर्स। ये हमारे पास कौन है जी, स्केलर्स। अब देखिए दोनों को हम किस तरीके से अलग अलग ये देखें कि भाई हमारे पास इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम पिक कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास आपने देखा हुआ माइलस्टोन होता है, सड़क के किनारे आपने देखा होगा या साइन बोर्ड आपने देखे होंगे, इस तरीके से कोई माइलस्टोन है। अब इस माइलस्टोन के ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर, कि दिल्ली से जयपुर कितनी दूर है जी, 280 किलोमीटर लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से जयपुर तक का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है, 280 किलोमीटर है। अब हमें ये तो पता चल गया जी 280 किलोमीटर दूर है जयपुर। अब हम कहीं पे फंस गए हैं भाई, कोई इस तरीके से क्रॉसिंग आ गई है जी, ये लोग, और कहीं पे साइन बोर्ड कुछ लगा हुआ नहीं, हम यहाँ पे आ गए हैं, सर्कल के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे आके हमारी गाड़ी रुकी है। मान लो हम किधर से जा रहे थे जी, हम इधर से जा रहे थे, यहाँ तक तो हमें पता चला कि भाई ठीक है आगे लिखा हुआ था, लेकिन अब क्रॉसिंग आगे हमें नहीं पता कि ये बिल्कुल सीधा जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है। तो यहाँ इसके लिए क्या होता है जी, दिल्ली टू जयपुर अगर इस तरीके से एक एरो लगा रखा है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ हमें किसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि भाई जयपुर की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा या सीधा जाना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो एक एरो आ गया ना, इस एरो ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया है। ये एरो हमें बता रही है कि भाई आपको किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है जयपुर जाने के लिए। इसका मतलब मैं इस एरो को क्या कहना चाहता हूँ अभी, इस एरो का मतलब है कि ये एरो ही एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर।
ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन है जी? एरो है। इस एरो में ये क्या है जी? हेड है, और ये क्या है भाई? ये है टेल। तो हेड जो है वो किसको प्रोवाइड करता है बेटा? वो करता है डायरेक्शन को। हेड जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ है, ये लेंथ क्या प्रोवाइड कर रही है जी? इट प्रोवाइड व्हाट? द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइलस्टोन के ऊपर लगा हुआ एरो ही एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कौन है भाई? मैग्नीट्यूड ये है, ये लेंथ है। एरो कहाँ से स्टार्ट हुई? टेल कहाँ से स्टार्ट हुई? दिल्ली से। और ये हेड कहाँ पे रुकेगा जी? जयपुर के ऊपर। तो दिल्ली से लेके और जयपुर तक का ही एरो खींच रखा है। अब ये तो है नहीं भाई इतना बड़ा माइलस्टोन होगा कि दिल्ली से लेके और जयपुर तक का माइलस्टोन लगा देंगे और उसके ऊपर तीर का निशान देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एरो है ये रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को प्रेजेंट कर रही है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, जिसके ऊपर भी एरो लगा होगा वो क्वांटिटी क्या होगी जी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जिसके ऊपर ये नहीं होगा वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ए लिखा है, एरिया के लिए ए यूज किया, वॉल्यूम के लिए वी यूज किया। अब यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, तो हम डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का जब यूज करेंगे तो यहाँ इनके ऊपर हम एक पार्टिकुलर एक नोटेशन देंगे लाइक दिस। v के ऊपर ये हमने रिप्रेजेंट किया, इट मींस वेलोसिटी, और कैसी क्वांटिटी है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। f के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है, ऐसे कोई नहीं लिखेगा। इट्स कन्वेंशनल साइन के आप इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट में टेल होगी, राइट में हेड होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा, तो आई थिंक स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी स्टडी अबाउट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब हम वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज गिवन हो तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे ये देखिएगा। अभी हम सीखेंगे भाई कि एंगल्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के बीच में कैसे बनते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पहली कंडीशन में देखिए, अगर कोई भी दो वेक्टर आपके पास हैं, इफ यू हैव एनी टू वेक्टर्स लाइक दिस, दो वेक्टर आपके पास अगर ऐसे दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और थीटा इनके बीच का एंगल, तो थीटा कहाँ पे बनाया भाई हमने? थीटा इंटीरियर है, यानी कि जब टेल टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है तो एंगल जो होता है वो कैसा होता है? इंटीरियर होता है। और जब आपके पास यही वाली सिचुएशन देखिए, अगर टेल टेल के साथ है तो एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा जी? इंटीरियर। और अगर आपके पास हेड हेड के साथ कोलाइड कर रहे हैं लाइक दिस, ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, तब भी एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली इंटीरियर होगा। नंबर 3 पे देखिए, अगर हमारे पास एक वेक्टर ऐसे गिवन है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारे को ऐसे दे रखा है, यानी कि एक हेड है और एक टेल है, कोइंसाइड कर रही है, तो हम क्या करेंगे भाई? एंगल कहाँ पे बनेगा? इसको रोटेट करके आगे प्रोड्यूस किया हमने, देन दिस इज द एंगल थीटा, यानी कि एंगल जो बना यहाँ पे वो हमारा कैसा एंगल बना भाई? वो हमारा इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये इंटीरियर ये वाले हैं, ये हमारा एक्सटीरियर है। इंटीरियर भी आप कह सकते हो, लेकिन इंटीरियर कितना होगा? 180 माइनस थीटा। इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी कहलाएगी यहाँ पे? 180 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिस्क्राइब करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए।
इसके बाद देखिएगा सर इंट्रोडक्टरी है, आज कुछ नहीं करा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम एडिशन सीखेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वेक्टर का, एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे भाई पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स कौन है भाई? कोई भी दो वेक्टर लाइक दिस, इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर है, डजंट मैटर के मैग्नीट्यूड कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, मीन्स इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द पैरेलल वेक्टर्स। सेकंड इज इसका उल्टा एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं भाई? एंटी पैरेलल वेक्टर्स किनको कहेंगे हम? जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो एक दूसरे से, लाइक दिस। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, कम ज्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब थर्ड पे हम जाएंगे जी, तो हमारे पास है जी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, डजंट मैटर कि उनका डायरेक्शन क्या है, दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। मींस इस तरीके से कि एक ए वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वाला वेक्टर है बी वेक्टर। तो इन दोनों की जो लेंथ है, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो एल है, दोनों के लिए लेंथ क्या है, सेम है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद नंबर 4 पे हम देखेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर का मतलब है जी जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जी, अलग अलग हो। ये कैसे वेक्टर है भाई? अनइक्वल वेक्टर्स है। अब इसके बाद देखिए नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे जी यूनिट वेक्टर। जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट इसमें वर्ड यूज हुआ है बच्चे, तो यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट का मतलब होता है वन। यहाँ पे हम वन उसको हम यूनिट कहेंगे। इसका मतलब यूनिट वेक्टर कौन हुआ? एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपको, जो गिवन है, जो डायरेक्शन आपको दे रखी है वो, एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नोन एज व्हाट? द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखिएगा यूनिट वेक्टर के अंदर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके इसको समझेंगे कि जैसे कोई आदमी यहाँ ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक मूव करता है, ये लो जी ए टू बी जाता है, मान लो कितना गया जी 100 मीटर। तो यहाँ पे ये क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस भी है, बोथ आर इक्वल। लेकिन हम क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। अब डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? मान लीजिए x से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर एरो लगेगा, इज इक्वल टू 100 मीटर। ये कौन है जी? लेंथ है ए से बी तक की। तो लेंथ क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है जी? ए टू बी, 100 मीटर ए टू बी। ये इसको लिखने का तरीका है भाई कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट था ए से बी तक, वो 100 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है यानी कि लेंथ है, और इसका डायरेक्शन यानी कि आप कहां से कहां मूव कर रहे हो जी? ए टू बी। लेकिन अब हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी कि मैं अभी क्या निकालने जा रहा हूँ? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे भाई हम? देखिए हम करने जा रहे हैं जी सोल्व इसको, ठीक है। तो एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? कैप। यूनिट वेक्टर को यानी कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? कैप से। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वाली जो है ना कैप जो पहनते हैं बर्थडे वाले दिन, ये वो कैप हम पहना देंगे। जिसको भी हम ये पहनाएंगे उसी का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मतलब वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो एक्स कैप इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी? एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स। अभी एक चीज और इसमें इंक्लूड करता हूँ, एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स वेक्टर मॉडुलस।
ये जो दो डंडे मैंने खींच के इसको बंद कर दिया है ना, बाउंड्री लगा दी है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कौन है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। मॉडुलस का मतलब जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बेटा एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या बन गया, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बन गया सीधा सीधा कि भाई इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपको दे रखी है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे इस वाले में यूनिट वेक्टर कितना मिला हमें, एक्स कैप इज इक्वल टू हम लिखेंगे जी 100 मीटर ए टू बी। वेक्टर पूरा का पूरा लिखा है, ये वाली क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखी, अब खाली एक्स लिखना मतलब 100 मीटर लिखना है, तो ये कैंसिल हो गया। तो एक्स कैप की वैल्यू कितनी मिली जी आपको, सिर्फ ए टू बी। देन इट प्रोवाइड ओनली द डायरेक्शन एज गिवन, जो पहले से दे रखी थी उसके हिसाब से हमने इसको बता दिया ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई नंबर 6 पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देखिए, यानी कि जो वेक्टर्स किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है भाई आपका। अब ओ से लेके एक्स तक भी एक एरो है, ओ से लेके वाई भी एक एरो है, ओ से लेके जेड भी एक एरो है। इसका मतलब ये हेड है, ये टेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ है, लेंथ किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये कुछ भी हो सकता है, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, कुछ भी मान लीजिए आप। अब मेन जो बात है वो ये है कि यहाँ पे हम अभी जब इसको सोल्व करेंगे तो बार बार हमें, जैसे अभी हमने यूनिट वेक्टर को पढ़ा है, तो इस यूनिट वेक्टर की एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसका क्या यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी ओ से इस ओरिजिन से लेके एक्स की तरफ जाता है, मान लो वो जाता है 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं भैया, हम लिखते हैं जी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर टुवर्ड्स एक्स। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे जी एक्स वेक्टर जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जी, एक्स आई कैप से। मतलब साफ है कि आई कैप इज इक्वल टू क्या बन गया जी, एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स बन गया। और आई कैप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता रहेगा अभी, आई कैप हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, जब अगर हम एक्स को निकाले तो एक्स वेक्टर डिवाइड बाई आई कैप बन रहा है। तो एक्स खाली क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं वेक्टर लिखता हूँ इसको पूरा एक्स वेक्टर लिख दिया है, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा बेटा 100 मीटर आई कैप। एक तरीका क्या है भाई, एक तरीका ये था कि मैं यहाँ पे लिखता अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है मेरा तो अलोंग एक्स एक्सिस लिखने में। तो आसान तरीका क्या है कि मैं सीधा लिख दूँ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 100 मीटर आई कैप। इस आई कैप का मतलब साफ है कि आदमी किस तरफ गया, इसको मत देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लेगा और डी मान लेगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन। आई कैप को देखते हमें पता चलेगा कि 100 मीटर किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। सिमिलरली वाई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, द वाई जे कैप। यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा बेटा आपको कि एक्चुअल में जे कैप किसको रिप्रेजेंट करने वाला है भाई, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा भाई। और इधर जेड वेक्टर अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, जेड वेक्टर डिवाइड बाई, सॉरी जेड कैप, मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई, जेड कैप इज इक्वल टू जेड वेक्टर डिवाइड बाई जेड, सॉरी के कैप, सॉरी रियली सॉरी के कैप, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग कौन रिप्रेजेंट करेगा दी डायरेक्शन को, के कैप। तो आपके पास आई जे और के 3 यूनिट वेक्टर हैं जिनका कंटिन्यूसली आपको
हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स के कुछ पार्ट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो पूरी फिजिक्स का एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब को समझने के लिए हमें पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, ताकि हम अपनी 50 to 60% फिजिक्स को कम टाइम के अंदर ही क्लियर कर पाएँ। तो उसी रास्ते पे सबसे पहली हमारी चीज़ है वेक्टर्स। खासकर जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स में देखिएगा बच्चे कि वेक्टर्स के अंदर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। हम ये सीखेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम स्केलर्स की अगर बात करते हैं, स्केलर्स, तो स्केलर्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, एंड नो डायरेक्शन, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं एंड नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होती बच्चे, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइक आप एरिया ले लें, वॉल्यूम ले लें, डिस्टेंस ले लें, ये सब क्या हैं, ऑल दे आर स्केलर्स, ये सभी स्केलर्स हैं। अब हमारे पास आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या है, इसको हम वेक्टर कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय द वेक्टर्स। और वेक्टर कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें जिसके पास होती हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं जी, उनको हम बोलते हैं जी वेक्टर्स। ये हमारे पास कौन है जी, स्केलर्स। अब देखिए दोनों को हम किस तरीके से अलग अलग ये देखें कि भाई हमारे पास इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम पिक कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास आपने देखा हुआ माइलस्टोन होता है, सड़क के किनारे आपने देखा होगा या साइन बोर्ड आपने देखे होंगे, इस तरीके से कोई माइलस्टोन है। अब इस माइलस्टोन के ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर, कि दिल्ली से जयपुर कितनी दूर है जी, 280 किलोमीटर लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से जयपुर तक का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है, 280 किलोमीटर है। अब हमें ये तो पता चल गया जी 280 किलोमीटर दूर है जयपुर। अब हम कहीं पे फंस गए हैं भाई, कोई इस तरीके से क्रॉसिंग आ गई है जी ये लोग, और कहीं पे साइन बोर्ड कुछ लगा हुआ नहीं, हम यहाँ पे आ गए हैं, इस सर्कल के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे आके हमारी गाड़ी रुक गई है। मान लो हम किधर से जा रहे थे जी, हम इधर से जा रहे थे, यहाँ तक तो हमें पता चला कि भाई ठीक है आगे लिखा आता, लेकिन अब क्रॉसिंग आगे हमें नहीं पता कि ये बिल्कुल सीधा जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है। तो यहाँ इसके लिए क्या होता है जी, दिल्ली टू जयपुर अगर इस तरीके से एक एरो लगा रखा है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ हमें किसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि भाई जयपुर की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा या सीधा जाना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एक एरो आ गया ना, इस एरो ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया है। ये एरो हमें बता रही है कि भाई आपको किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है जयपुर जाने के लिए। इसका मतलब मैं इस एरो को क्या कहना चाहता हूँ अभी, इस एरो का मतलब है कि ये एरो ही एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर।
ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन है जी? एरो है। इस एरो में ये क्या है जी? हेड है, और ये क्या है भाई? ये है टेल। तो हेड जो है वो किसको प्रोवाइड करता है बेटा? वो करता है डायरेक्शन को। हेड जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ है, ये लेंथ क्या प्रोवाइड कर रही है जी? इट प्रोवाइड व्हाट? द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइलस्टोन के ऊपर लगा हुआ एरो ही एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कौन है भाई? मैग्नीट्यूड ये है, ये लेंथ है। एरो कहाँ से स्टार्ट हुई? टेल कहाँ से स्टार्ट हुई? दिल्ली से। और ये हेड कहाँ पे रुकेगा जी? जयपुर के ऊपर। तो दिल्ली से लेके और जयपुर तक का ही एरो खींच रखा है। अब ये तो है नहीं भाई इतना बड़ा माइलस्टोन होगा कि दिल्ली से लेके और जयपुर तक का माइलस्टोन लगा देंगे और उसके ऊपर तीर का निशान देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एरो है ये रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को प्रेजेंट कर रही है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, जिसके ऊपर भी एरो लगा होगा वो क्वांटिटी क्या होगी जी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जिसके ऊपर ये नहीं होगा वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ए लिखा है, एरिया के लिए ए यूज किया, वॉल्यूम के लिए बी यूज किया। अब यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, तो हम डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का जब यूज करेंगे तो यहाँ इनके ऊपर हम एक पार्टिकुलर एक नोटेशन देंगे लाइक दिस। v के ऊपर ये हमने रिप्रेजेंट किया, इट मींस वेलोसिटी, और कैसी क्वांटिटी है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। f के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है, ऐसे कोई नहीं लिखेगा। इट्स कन्वेंशनल साइन के आप इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट में टेल होगी, राइट में हेड होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा, तो आई थिंक स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी स्टडी अबाउट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब हम वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज गिवन हो तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे ये देखिएगा। अभी हम सीखेंगे भाई कि एंगल्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के बीच में कैसे बनते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पहली कंडीशन में देखिए, अगर कोई भी दो वेक्टर आपके पास हैं, इफ यू हैव एनी टू वेक्टर्स लाइक दिस, दो वेक्टर आपके पास अगर ऐसे दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और थीटा इनके बीच का एंगल, तो थीटा कहाँ पे बनाया भाई हमने? थीटा इंटीरियर है, यानी कि जब टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है तो एंगल जो होता है वो कैसा होता है? इंटीरियर होता है। और जब आपके पास यही वाली सिचुएशन देखिए, अगर टेल के साथ है तो एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा जी? इंटीरियर। और अगर आपके पास हेड के साथ कोलाइड कर रहे हैं लाइक दिस, ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, तब भी एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली इंटीरियर होगा। नंबर 3 पे देखिए, अगर हमारे पास एक वेक्टर ऐसे गिवन है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारे को ऐसे दे रखा है, यानी कि एक हेड है और एक टेल है, कोइंसाइड कर रही है, तो हम क्या करेंगे भाई? एंगल कहाँ पे बनेगा? इसको रोटेट करके आगे प्रोड्यूस किया हमने, देन दिस इज द एंगल थीटा, यानी कि एंगल जो बना यहाँ पे वो हमारा कैसा एंगल बना भाई? वो हमारा इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये इंटीरियर ये वाले हैं, ये हमारा एक्सटीरियर है। इंटीरियर भी आप कह सकते हो, लेकिन इंटीरियर कितना होगा? 180 माइनस थीटा। इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी कहलाएगी यहाँ पे? 180 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिस्क्राइब करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए।
इसके बाद देखिएगा सर इंट्रोडक्टरी है, आज कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम एडिशन सीखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है वेक्टर का, एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे भाई पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स कौन है भाई? कोई भी दो वेक्टर लाइक दिस, इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर है, डजंट मैटर के मैग्नीट्यूड कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, मीन्स इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द पैरेलल वेक्टर्स। सेकंड इज इसका उल्टा एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं भाई? एंटी पैरेलल वेक्टर्स किनको कहेंगे हम? जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो एक दूसरे से, लाइक दिस। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, कम ज्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब थर्ड पे हम जाएंगे जी, तो हमारे पास है जी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, डजंट मैटर कि उनका डायरेक्शन क्या है, दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। मींस इस तरीके से ये एक ए वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वाला वेक्टर है बी वेक्टर। तो इन दोनों की जो लेंथ है, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो एल है, दोनों के लिए लेंथ क्या है, सेम है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद नंबर 4 पे हम देखेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर का मतलब है जी जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जी, अलग अलग हो। ये कैसे वेक्टर है भाई? अनइक्वल वेक्टर्स है। अब इसके बाद देखिए नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे जी यूनिट वेक्टर। जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट इसमें वर्ड यूज हुआ है बच्चे, तो यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट का मतलब होता है वन। यहाँ पे हम वन उसको हम यूनिट कहेंगे। इसका मतलब यूनिट वेक्टर कौन हुआ? एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपको, जो गिवन है, जो डायरेक्शन आपको दे रखी है वो, एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नोन एज व्हाट? द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखिएगा यूनिट वेक्टर के अंदर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके इसको समझेंगे कि जैसे कोई आदमी यहाँ ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक मूव करता है, ये लो जी ए टू बी जाता है, मान लो कितना गया जी 100 मीटर। तो यहाँ पे ये क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस भी है, बोथ आर इक्वल। लेकिन हम क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। अब डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? मान लीजिए एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऊपर एरो लगेगा, इज इक्वल टू 100 मीटर। ये कौन है जी? ये लेंथ है ए से बी तक की। तो लेंथ क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है जी? ए टू बी, 100 मीटर ए टू बी। ये इसको लिखने का तरीका है भाई कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट था ए से बी तक, वो 100 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि लेंथ है, और इसका डायरेक्शन यानी कि आप कहां से कहां मूव कर रहे हो जी? ए टू बी। लेकिन अब हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी कि मैं अभी क्या निकालने जा रहा हूं? यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे भाई हम? देखिए हम करने जा रहे हैं जी सोल्व इसको, ठीक है। तो एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? कैप। यूनिट वेक्टर को यानी कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? कैप से। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वाली जो है ना कैप जो पहनते हैं बर्थडे वाले दिन, ये वो कैप हम पहना देंगे। जिसको भी हम ये पहनाएंगे उसी का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मतलब वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो एक्स कैप इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी? एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स। अभी एक चीज और इसमें इंक्लूड करता हूं, एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स वेक्टर मॉडुलस।
ये जो दो डंडे मैंने खींच के इसको बंद कर दिया है ना, बाउंड्री लगा दी है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कौन है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। अब मॉडुलस का मतलब जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बेटा x वेक्टर डिवाइड बाई x। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या बन गया, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बन गया सीधा सीधा कि भाई इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपको दे रखी है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे इस वाले में यूनिट वेक्टर कितना मिला हमें, एक्स कैप इज इक्वल टू हम लिखेंगे जी 100 मीटर ए टू बी। वेक्टर पूरा का पूरा लिखा है, ये वाली क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखी, अब खाली एक्स लिखना मतलब 100 मीटर लिखना है, तो ये कैंसिल हो गया। तो एक्स कैप की वैल्यू कितनी मिली जी आपको, सिर्फ ए टू बी। देन इट प्रोवाइड ओनली द डायरेक्शन एज गिवन, जो पहले से दे रखी थी उसके हिसाब से हमने इसको बता दिया ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई नंबर 6 पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देखिए, यानी कि जो वेक्टर्स किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है भाई आपका। अब ओ से लेके एक्स तक भी एक एरो है, ओ से लेके वाई भी एक एरो है, ओ से लेके जेड भी एक एरो है। इसका मतलब ये हेड है, ये टेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ है, लेंथ किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये कुछ भी हो सकता है, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, कुछ भी मान लीजिए आप। अब मेन जो बात है वो ये है कि यहाँ पे हम अभी जब इसको सोल्व करेंगे तो बार बार हमें, जैसे अभी हमने यूनिट वेक्टर को पढ़ा है, तो इस यूनिट वेक्टर की एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसका क्या यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी ओ से, इस ओरिजिन से लेके एक्स की तरफ जाता है, मान लो वो जाता है 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं भैया, हम लिखते हैं जी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर टुवर्ड्स एक्स। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे जी एक्स वेक्टर जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जी, एक्स आई कैप से। मतलब साफ है कि आई कैप इज इक्वल टू क्या बन गया जी, एक्स वेक्टर डिवाइड बाई एक्स बन गया। और आई कैप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता रहेगा, अभी आई कैप हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, x इज इक्वल टू क्या बनेगा, जब अगर हम x को निकालें तो x वेक्टर डिवाइड बाई आई कैप बन रहा है। तो x खाली क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं वेक्टर लिखता हूँ इसको पूरा x वेक्टर लिख दिया है, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा बेटा 100 मीटर आई कैप। एक तरीका क्या है भाई, एक तरीका ये था कि मैं यहाँ पे लिखता अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है मेरा तो अलोंग एक्स एक्सिस लिखने में। तो आसान तरीका क्या है कि मैं सीधा लिख दूँ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 100 मीटर आई कैप। इस आई कैप का मतलब साफ है कि आदमी किस तरफ गया, इसको मत देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लेगा, वो डी मान लेगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन। आई कैप को देखते हमें पता चलेगा कि 100 मीटर किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। सिमिलरली वाई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, द वाई जे कैप। यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा बेटा आपको कि एक्चुअल में जे कैप किसको रिप्रेजेंट करने वाला है भाई, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा भाई। और इधर जेड वेक्टर अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, जेड वेक्टर डिवाइड बाई, सॉरी जेड कैप, मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई, जेड कैप इज इक्वल टू जेड वेक्टर डिवाइड बाई जेड, सॉरी के कैप, सॉरी रियली सॉरी के कैप, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग कौन रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, के कैप। तो आपके पास आई जे और के 3 यूनिट वेक्टर हैं जिनका कंटिन्यूसली आपको